नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज आपको हम ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष हैं वसीम खान जी, जो कि चुनाव का दौर चल रहा है। वसीम खान जी बिजी हैं, इसलिए उनसे संपर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वसीम खान जी, जो कि मुंबई अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। वसीम खान जी, इस समय चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौर में आप भी चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जो सामने निकल के आ रहा है। लेकिन अभी नया क्या महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों को मिलने वाला है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर हमारी मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार 2014 से चल रही है। जहां भी हमारी सरकार है, वहां सभी समाज के लोगों को बराबर का सम्मान होता है, सभी धर्म के लोगों का सम्मान होता है। हमारे लिए वोटों जो वो हम लोग वोट की राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे मोदी जी ने जब से सत्ता में आए, हमारे मोदी जी ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की, उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की बात की है। तब जब 140 आपका प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों की बात करता है, तो उसमें सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी प्रांत के लोग आते हैं। हमने बिना भेदभाव के लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचाया, उसमें अल्पसंख्यक समाज बड़ी संख्या में लाभार्थी है। हमने लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने लोगों को घर बनाए, तो उसमें भी अल्पसंख्यक समाज के बड़ी संख्या में है, मुसलमान समाज के। चूंकि पिछले 65-60 सालों से जिस तरह से हमारे समाज को, खासकर मुसलमानों को, जिस तरह से कांग्रेस ने विकास की मुख्य धारा से दूर रखा, इसलिए बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक समाज में काम करने की जरूरत थी और मोदी जी ने वही किया है। आज अल्पसंख्यक समाज बहुत तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। आज मुसलमान बहुत तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। जिस तरह से 2014 से 2019 तक माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चली है, एक भी कम्युनल दंगा नहीं हुआ, कहीं भी किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं हुआ। पिछले 2.5 साल से आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में हम लोगों ने सभी संवर्गों के लिए काम किया है। लाडली बहन योजना, मुंबई में हजारों की संख्या में हमारी बहनों ने लाभ लिया। यही हमारे जो विरोधी थे, जब ये स्कीम आई तो हमारे विरोधियों ने समाज में जाके भ्रम फैलाया कि आप लोग फॉर्म मत भरिए, ये फॉर्म ये लोग कलेक्ट करके आपको इंडिया से बाहर भगा देंगे, आपको पाकिस्तान भगा देंगे, बांग्लादेश भगा देंगे, और कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमारे समाज के बहनों ने भरा, उन लोग को लाभ मिला। आज की तारीख में यही हमारी मुस्लिम बहनें कांग्रेस और उसके साथियों से, उभाटा से बहुत नाराज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाभ लेने से वंचित रह गई बड़ी संख्या में। हम लोगों ने तो प्रयास किया, हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं हुआ। मुंबई में जो मेरे पास आंकड़ा है, अभी तक 30,000 से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने लाडली बहन योजना का लाभ लिया है। वसीम जी, जो आप बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि लाडली बहना जो योजना है उससे महिलाओं को एक सशक्तिकरण मिल रहा है। लेकिन कुछ बातें जो विपक्ष उठा रहा है, जो प्रश्न उठा रहा है, उस पे भी सोचने वाली बात है कि अगर आपको ये लाडली योजना जो लेके आना था तो चुनाव के समय ही क्यों लेके आए? देखिए, 2014 से अब तक मोदी जी के नेतृत्व में या हमारी जहां भी सरकारें हैं, जो समाज की जरूरत थी उसके लिए हमने काम किया। 2014 से लेके अब तक हमने काम किया। हमको जरूरत महसूस हुई कि हमारी बहनों को लाभ मिलना चाहिए, हमने दिया। हमारे लिए कोई ये चुनावी एजेंडा नहीं है। देखिए, हमारी एक ही विचारधारा है, राष्ट्र समर्पित विचारधारा है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उसी संकल्प को लेकर हम सभी कार्यकर्ता या हमारी जहां सरकारें हैं, हम लेकर चल रहे हैं। देर सबेर का इल्जाम लगाना ये विरोधियों की आदत है। आज जो देश एक एकत्रित होकर भारत माता की सेवा में लग रहा है, आज देश की एकता, अखंडता पूरे विश्व में फैल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये ऐसे ही इल्जाम लगाएंगे। आज तक ये बताइए, हमारी कौन सी स्कीमों को इन्होंने अच्छा बताया? एक स्कीम बता दो तो इनका काम है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऑपोजिशन
आज भी हमें अच्छे ओपोजिशन की तलाश है। ये सच है कि डेमोक्रेसी में ओपोजिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओपोजिशन के पास ना कोई तथ्य है, ना कोई तर्क है। ये बेबुनियादी चीजें हमने कभी मौका नहीं दिया। देखिए, हमारी एक राष्ट्र समर्पित विचारधारा के साथ जो हम लोग आगे बढ़े हैं, हमने कभी किसी को मौका नहीं दिया कि वो किसी मामले में उंगली उठा सके। आज देखिए, ये लोग मोदी जी को भला बुरा कहते हैं। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में जन्म लेता है साहब। मोदी जी की विचारधारा से आज पूरा विश्व प्रभावित है। आज मोदी जी की विचारधारा से अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उसी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति भी ये लोग नफरत फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है हम विरोधियों में विश्वास नहीं रखते, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। हाँ, आज भी उनका स्वागत, अगर जो कुछ अच्छी चीज है जहां हमारे देश को फायदा हो सकता है, हमारी जनता को फायदा हो सकता है, अगर उस चीज पर कहीं पे भी वो आवाज उठाएंगे तो हमारी सरकार, हमारे लोग सत्ता में बैठे लोग वो भी काम करेंगे। क्योंकि हमारे लिए, हम चुनाव जीते या चुनाव हारे, आप देखिए 2 सीटों से हम लोगों ने लोकसभा की राजनीति शुरू की थी। 2 लोग चुनकर आए थे। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। और 2 सांसद से लेकर आज हमारे देखिए 240 सांसद में बैठे हैं, जनता की सेवा के लिए, जनता का काम कर रहे हैं। तो हम विरोधी हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। विरोधियों को जवाब जनता दे रही है। आपने देखा, हर पहले हर जगह पे वो लोगों को उल्टी खानी पड़ रही है, वो लोग धराशायी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग मोदी जी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफी है। वसीम जी, आप जो बातें कर रहे हैं, ठीक है कि जो विपक्ष पार्टी है वो विपक्ष वाली बातें करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा समाज बहुत भोला है। ये कहीं ना कहीं इनके बहकावे में जरूर आ गया अभी तक, लेकिन अब जो दौर आ गया है, अब ठेकेदारी किसी की चलने वाली नहीं है। जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार बन रहे थे, जिन्होंने मुसलमानों का ठेका लेके रखा था, उनको जनता ने नकार दिया है। अब मुसलमान यहाँ का समझदार हो चुका है। कुछ लोग जरूर मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर, कुछ लोग पार्टियों का मुखौटा पहनकर, वो जरूर हमारे समाज में भरम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का मुसलमान समझदार है। उसने देख लिया है कि 2014 से लेकर अभी तक किस मूल मंत्र पर यह सरकार हमारी चल रही है। उन्होंने देख लिया है कि देश को, देखो, इस देश का मुसलमान भी भारत की तरक्की चाहता है। हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजादी दिलाने में अब बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। आजादी दिलाने में अपनी जान की बाजी लगाई है। तो इस देश का मुसलमान इस देश को भारत को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहता है, यहाँ का विकास चाहता है। आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है साहब। जिस सऊदी अरब को पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं, वो सऊदी अरब का मुल्क मोदी जी को अपने सर्वोच्च जो नागरिक वो है सम्मान, उससे नवाज रहा है। कुवैत से लेके, कतर से लेके, दुबई से लेके, हर मुल्क मोदी जी को के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। तो हमारे मोदी जी ने काम किया है। 2014 में जब हमारी सत्ता आने वाली थी, तो यही विरोधी पक्ष भ्रम फैला रहा था कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों के साथ मुस्लिम ममालिक से इनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन आजादी के बाद आप पहली बार देखेंगे पांडे जी कि आज मोदी जी के जो ताल्लुकात हैं, जो मोदी जी का रिलेशन है, तो अरब ममालिक से कितना बढ़िया है और कितना अच्छा है। और लोग मोदी जी के से कितने प्रेम से मिलते हैं। और मोदी जी ने केवल अपना सम्मान नहीं बढ़ाया है, पूरे दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है। ये विरोधी क्यों भूल जाते हैं? देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है। आप विपक्ष में हो तो आपको विरोध भी करना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन साहब, जो हमारे काम है, आप उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। यही जब ये रशिया यूक्रेन का युद्ध था पांडे जी, हम सभी ने देखा। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत पैनी नजर रखते हैं। आपने देखा यूक्रेन और रशिया के युद्ध में किस तरह से तिरंगा लेकर लोग निकल रहे थे। और रशिया और यूक्रेन को दोनों को मालूम था कि जहां तिरंगा है वहां हमें बमबारी नहीं करना है, वहां गोलियां नहीं बरसानी है। ये तो छोड़िए,
भारत के लोग तो जरूर वहां से निकले, लेकिन ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, जो हमेशा हमारी कब्र खोदने में लगे रहते हैं, हमेशा हिंदुस्तान की बर्बादी का सपना देखते हैं, उनके नागरिक भी तिरंगे के नीचे बचते हुए नजर आए, क्योंकि उनको पता था कि अगर जो हम कहीं बच सकते हैं तो वो तिरंगे के नीचे बच सकते हैं। और वो मोदी जी की ताकत थी कि रशिया यूक्रेन ने युद्ध रोककर हमारे बच्चों को, जो वहां पढ़ाई कर रहे थे, जो वहां पे काम कर रहे थे, उनको सकुशल भारत भेजा और मोदी जी भारत लेके आए। वसीम जी, जो आप बातें कह रहे हैं तो लोगों ने देखा है, लेकिन अभी आपने कुछ मौलाना को नसीहत दिया था कि मैंने वीडियो देखा है आपका कि आप मौलाना पे गुस्सा हो रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस का चोला पहन रखे हैं, ऐसा क्या बात हो गया था सर? देखिए, उलमाए किराम, आप किसी भी मजहब के हो, तो वो जो उसके मुखिया होते हैं या जो सामाजिक, जो हमको धार्मिक शिक्षा देते हैं, उनका महत्व या उनका अदब बहुत सर्वोपरि होता है। मैं मौलानाओं को लेकर, मौलाना या मस्जिद या मदरसे में वो लोग अगर जो सियासी बातें करने लगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय है। उनका काम है मजहबी तालीम देना, मजहब में कि हमारे समाज के लोगों में देशभक्ति फैलाना, जो मूल मंत्र है मदरसों का या मस्जिदों का, वहां नमाज पढ़ाना। लेकिन जब आप मस्जिद में और मदरसे में, ऐसी पवित्र जगहों पे राजनीति का मुखौटा ओढ़कर, वो भी किसी पार्टी का मुखौटा ओढ़कर, उनके नेताओं को बुलाकर और वो समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना करें, फला को वोट करें, फला को वोट ना करें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत पर या उनका जो रुतबा है या उनकी जो मान्यता है उलमाए किराम की, वो धूमिल होती है। मैं अपने समाज से भी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे उलमाए किराम का, ऐसे मौलानाओं का, जो है तो मजहब के की शिक्षा देने के लिए, लेकिन सियासत का मुखौटा पहनकर वो अपने समाज में भरम फैलाना का काम करें, तो उनका भी विरोध होना चाहिए। क्योंकि मस्जिद मदरसों में सियासत नहीं लाना चाहिए। सियासत की अपनी एक जगह है। आप जरूर, अगर जो आपके लोग आपको करोड़ों लोग, लाखों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की मानसिकता के साथ लोगों के बीच में जब आपका चेहरा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो मौलाना की या जो हमारे उलमाए किराम की जो छवि है, वो धूमिल होती है। ये ऐसे कुछ लोग हैं समाज में, हर एक को हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि यही होता है, लेकिन कुछ लोग जरूर हैं। तो आपने कहा ना कि एक मछली पूरे तालाब को, आप जानते हैं कि पूरी मछली एक तालाब को गंदा कर देती है। मैं हर एक मौलाना या हर एक उलमाए किराम के काबिलियत पर, उनकी मान्यता पर उन प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग आपने देखा हाल ही में कि किस तरह से पठानवाड़ी में, गोरेगांव में, मदरसे में, मस्जिद में बैठकर, अरे मस्जिद और मदरसे किस चीज की तालीम देते हैं? वो धर्म शिक्षा की तालीम, शिक्षा देने के लिए होते हैं। मजहबी चीजें वहां पे सिखाई जाती हैं, वहां पे देशभक्ति सिखाई जानी चाहिए। तो अगर जो वहां पे बैठ के सब सब कर रहे हैं, तो मैं बहुत आहत हूँ इससे, और मुझे दुख भी हुआ है। मैंने अपील भी किया है और मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ कि इस तरह का अपने मस्जिद और मदरसों में बिल्कुल अनाउंस, ऐलान नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारी एकता, अखंडता को भी ठेस पहुंचती है। जब आप अपने आसपास एक विशेष समुदाय को अब अपने एक विशेष समुदाय को की तरफ से किसी विशेष पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है वहां आपकी नाम पर, आपके काम पर या आपकी जो शिक्षा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। वसीम जी, यहाँ पे जो जनता है, जनता के बहुत ऐसे बातें हैं, मुद्दे हैं, और जनता में एक और बातें सामने आ रही हैं कि जनता के मन में ये है कि बीजेपी जो भी कार्य कर रही है, जैसे कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है, सब्सिडी को खत्म करना चाहती है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी न तो आरक्षण कभी खत्म करती है, हमारी पार्टी न तो कभी संविधान खत्म करती है, बल्कि आपने देखा 2014 के बाद संविधान और मजबूत करने का हमने प्रयत्न किया है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, फैलाने दो। उन्होंने एक जरूर 2024 में लोकसभा के चुनाव में एक नैरेटिव सेट किया है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी पाई, लेकिन लोगों ने देख लिया है। पांडे जी, आज लोगों ने बहुत करीब से इनकी फटाफट खटाखट क्या होती है उसके वादों को देखा है, इनकी राजनीति को देखा है कि किस तरह से ये लोग भरम फैला के लोगों का वोट लेते हैं। तो
2024 का जो लोकसभा था उसमें लोगों ने सबक लिया। इन्होंने कहा हर महीना 8,500 हम लोग महिलाओं को देंगे, 8,500, जब इनको पता था कि इनकी सत्ता नहीं आने वाली है। और खटाखट, लेकिन खटाखट पे किसी ने विश्वास नहीं किया, और फटाफट जो हमारे यहाँ की शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत पवार दादा के नेतृत्व में जो हमारी महायुति की सरकार चल रही है, उसने वादा किया कि हमारी हर बहन के अकाउंट में 1,500 महीना जाएगा। आप सोचिए, दिवाली थी, इसके लिए बहनों को तकलीफ ना हो, एडवांस में हमने पैसा भेज दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ हिंदुस्तान में एक ही गारंटी चल रही है, वो मोदी की गारंटी चल रही है। अभी सर जी जो महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, इसमें आप मुंबई से कितनी सीटें ला रहे हैं, गारंटी आपकी क्या है, ये जानना चाहते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरे देश में 2000 के बाद, 14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, तो जनता चुनाव लड़ती है। यहाँ पर किसी की कोई हवा नहीं है। एक बार फिर प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। और जितनी भी देखिए, जितनी सीटें हमारी आएंगी, हमने हमारा जो आकलन है, 200 के आसपास सीटें हमारी आएंगी, और उसमें सभी समुदाय, सभी समाज, सभी प्रांत का की हिस्सेदारी भागी होगी। मुस्लिम समाज भी देखिए, उसने विकास देखा है। ठीक है, ये बात सही है आपकी कि जितना हमें अपेक्षा है उतना मुस्लिम समाज से हमें वोट नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में ये जो ठेकेदारी चल रही है, हाँ, लोग भाजपा के नाम पर जो डराने का काम कर रहे हैं, तो कुछ हद तक वो लोग जरूर उनको बहका ले जा रहे हैं, फुसला ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का समाज, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास की नीतियों के साथ है, मोदी जी के साथ है। आप देखिए पांडे जी, कौन मुसलमान मोदी जी को, विचारधारा को नहीं लेकर आगे बढ़ेगा? कौन मुसलमान महाराष्ट्र में बीजेपी को नहीं लाएगा? 2014 के बाद आज तक, वो 2-2.5 साल वो छोड़ दीजिए, जो घर से सरकार चली है करानगर से, तो एक भी कम्युनल दंगा इस महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। 5 साल देवेंद्र जी ने चलाया सरकार, एक भी कम्युनल दंगा पूरे महाराष्ट्र में आप मुझे बता दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और बताऊं आपको मैं, आजादी के बाद पहली बार 52 मुसलमान अधिकारी, आईएएस अधिकारी बने हैं साहब। वो मुसलमान 52 आईएएस ऑफिसर यूपीएससी वो बने हैं, क्रैक किया उन्होंने, जो देश की दिशा और दशा तय करते हैं। अगर जो इस देश में पार्शलिटी होती, या मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन होते, तो 52 मुसलमान के होनहार बच्चे आईएएस ऑफिसर ना बन पाते। मैं ये कहने के लिए कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये आंकड़े हैं, आप स्वयं जाके चेक कर सकते हैं। आजादी के बाद पहली बार 52 बच्चे हमारे यूपीएससी क्रैक किया है। जिन लोगों को हमने, हमारे पूर्वजों ने भर भर के वोट दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है? 2014 तक देखिए मुसलमान की आर्थिक परिस्थिति क्या थी। आयोग की रिपोर्ट है कि मुसलमान एकदम निचले स्तर पर आर्थिक स्थिति है उसकी। लेकिन 2014 के पहले मुसलमानों की हिस्सेदारी, भागीदारी 3%, 4% होती थी। अल्पसंख्यकों की भागीदारी नौकरियों में 4%, 4.5% होती थी। आज 8 से 9% है अल्पसंख्यकों की साझेदारी, हिस्सेदारी, भागीदारी सरकारी नौकरियों में। तो कहीं ना कहीं बदलाव आया है। और जो मोदी जी ने कहा है कि मेरे लिए 140 करोड़ जनता परिवार है, मेरा परिवार है, और एक परिवार के मुखिया के नाते वो अपना परम धर्म मानकर, वो इस प्रायोरिटी मानकर सभी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है 2047 में जो हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वो जरूर कामयाब होगा। और उसकी कामयाबी में सभी समुदाय का साथ होगा, सभी प्रांतों का साथ होगा। ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका नाम है वसीम खान, और ये मुंबई से अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, बीजेपी के। और इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हमारे चैनल के लिए जो समय दिया है, देखिए अभी वो गांव में हैं और प्रचार में हैं, फिर भी हमारे चैनल को समय दिया है। इसके लिए वसीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अल्पसंख्यक समाज इनके बातों से, जो इन्होंने पार्टी का पक्ष रखा है, इससे कितने सहमत हैं, ये तो भारत की अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग ही बता सकते हैं, और अल्पसंख्यक समाज के लोग बता सकते हैं कि इनके बातों से कितना सहमत है। इसी के साथ वसीम साहब, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल न्यूज इंडिया का बहुत आभारी हूँ। और आप जैसे पत्रकार हैं जो प्रखरता से अपनी बात कहते हैं, जनता की आवाज बनकर,
मैं आपके चैनल को भी बहुत बधाई देता हूं और आपकी भी पत्रकारिता को सलाम करता हूं। आपको मैं बहुत वर्षों से जाना हूं और बहुत बेबाकी से पत्रकारिता कर रहे हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के आप जनता की आवाज बनकर लोगों के बीच में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।